आज का हमारा टॉपिक पुनर्जागरण की तीसरी कक्षा। और इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को कवर किया था। दूसरी कक्षा में हमने आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती को लिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन्होंने बैक टू वेदास और वेद और उपनिषदों की शिक्षाओं की ओर लोगों का ध्यान दिलाया था, यानी भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए और भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए काम किया था। स्वराज स्वशासन जैसे शब्दों का प्रयोग कर आधुनिक भारत में एक आध्यात्मिक रूप से भारत की उन्नति के लिए काम किया, ऐसे लोग थे। और उसके अलावा पुनर्जागरण में जो हमारा शेष टॉपिक बचा है उसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और इसके अलावा जो मुस्लिम धार्मिक शिक्षा के लिए काम कर रहे थे सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन और बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कहीं न कहीं बहुत सकारात्मक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक होना है वो होना है रामकृष्ण मिशन। तो मैं रामकृष्ण मिशन की हेडिंग डालता हूं, रामकृष्ण मिशन। कई बार आपने कहीं पर भी इन संस्थाओं के नाम सुने होंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में या फिर 19वीं 20वीं सदी में लगातार इन संस्थाओं ने काम किया है भारत में। अब ये संस्थाएं करती क्या थी, किन कंडीशन में इनकी स्थापना हुई है, ये सब रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। तो हमें यहां पर आधुनिक भारत के इतिहास में यानी पुनर्जागरण के इतिहास में रामकृष्ण मिशन का क्या योगदान रहा, या फिर इस संस्था के माध्यम से स्वामी विवेकानंद और परमहंस जी ने क्या क्या किया और कैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपराओं के उत्थान के लिए काम किया, और फिर स्वामी विवेकानंद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय परंपराओं, वेद और साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना से संबंधित प्रश्न और रामकृष्ण मिशन किनके नाम पर स्थापित किया गया था और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, उनसे संबंधित कोई प्रश्न इस टाइप का होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है रामकृष्ण मिशन। अब इसके अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछता है, किनके नाम पर इसकी स्थापना की गई, क्यों की गई, किसने की। इसके अलावा इस मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया था। और स्वामी विवेकानंद के अलावा उनसे संबंधित कई पुस्तकें यहां पर बनती हैं। तो हम एक एक करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना और उसके कार्य देखते हैं। मैंने कहा था कि जैसे भारतीय इतिहास में या पुनर्जागरण के इतिहास में ब्रह्म समाज था, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया, या भारतीय समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं थी यहां पर उनको समाप्त करने का काम किया, और भारतीय समाज में नवोन्मेष के काम किए। तो वही काम कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन भी कर रहा था। वैसे रामकृष्ण मिशन का जो मूल उद्देश्य था वो था कि आपात स्थिति के समय सामान्य लोगों की मदद करना, सामान्य लोगों की मदद के लिए खड़े होना, ये इस रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य भी था और इनका उद्देश्य भी था। तो लेकिन प्रश्न जैसे जैसे पूछता है हम वैसे ही प्रश्न बनाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर ऐसे स्टेप से बना हुआ है। तो स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां हुई, कब हुई, तो 1897 में। क्योंकि प्रश्नों को ज्यादा ध्यान रखना है हमने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के बारानगर जिले में बेलूर मठ के पास स्वामी विवेकानंद ने की थी, और उद्देश्य यह था कि आपात के समय या विपरीत परिस्थिति के समय आम लोगों की मदद करना और फिर भारतीय समाज के उत्थान के लिए काम करना। तो मैं वो नाम जहां पर इसकी स्थापना हुई है, बारानगर, ये है कोलकाता में, कोलकाता, यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 में। जहां पर ये क्षेत्र है आज की डेट में उसे बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है, बेलूर मठ। फिर इस नाम से कई मठ भारत में स्थापित हुए हैं। तो बेलूर मठ कोलकाता में है, जो कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण मठों में से एक है। अच्छा, इसके संस्थापक पूछता है, तो स्थापना 1897 में हुई। दूसरा पॉइंट, संस्थापक, ऐसे प्रश्न बने हैं, संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद।
अच्छा, अब स्वामी बेलूर मठ कहाँ है, प्रश्न बने हैं तो कोलकाता में, जो मूल बेलूर मठ है। उसके अलावा इस मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की। तो स्वामी विवेकानंद जो बचपन से अत्यधिक प्रतिभावान मेधावी थे और सत्य की खोज के लिए और भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता भी कहते हैं उनको। तो आध्यात्म की उन्नति के लिए, प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ किया है। और अपने गुरु के सम्मान में, यानी रामकृष्ण मिशन जी के सम्मान में या रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में, उन्होंने बारानगर के यानी कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की। और फिर प्रश्न पूछता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस यानी अपने गुरु के सम्मान में इस मठ की स्थापना की, तो प्रश्न एक और बना देता हूं, गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में इस मठ की स्थापना हुई है। इस मठ की या बेलूर मठ की स्थापना की थी। या फिर ये कहो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। अब रामकृष्ण परमहंस से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि रामकृष्ण दक्षिणेश्वर एक संत होते, सामान्य संत थे और कोलकाता में दक्षिणेश्वर संत के नाम से फेमस थे। मतलब वो कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के पुजारी हुआ करते थे, एक सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। और स्वामी विवेकानंद जो कि बचपन से आध्यात्मिक सोच रखते थे, एक अच्छे गुरु की तलाश में थे। काफी संघर्षों के बाद जब उन्हें अच्छे गुरु का से कहीं संपर्क नहीं हो पाया तो कई बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट की थी, बताते हैं। और स्वामी विवेकानंद जब भी किसी गुरु से भेंट करते थे तो वो लगभग यही पूछते थे कि वास्तव में ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न पूछा तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर देखा है, मैंने साक्षात ईश्वर को देखा है और महसूस किया है। तो जब कई बार रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद मिले तो उन्हें एक उनके साधारण व्यक्तित्व को देख के और उनके गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद भी उनकी अच्छी सोच को देखते हुए स्वामी विवेकानंद को लगा कि वास्तव में रामकृष्ण परमहंस ही वो सही सच्चे गुरु हैं उनके, जो उन्हें अच्छी दिशा दे सकते हैं। यद्यपि वो कहते हैं कि कई बार ऐसा मौका आया जब उन्हें लगता था कि ईश्वर का जो अस्तित्व है वो स्थायी नहीं है या उसकी मतलब कल्पना केवल कल्पना की जा सकती है। और ऐसे कई मौके भी आए जब उन्होंने अपने सच्चे गुरु और ईश्वर के बारे में ये एहसास भी हुआ कि वास्तव में कि गुरु और ईश्वर का महत्व है। तो जब वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे 1893 में, तो वहां पर विपरीत परिस्थिति में जब उन्होंने अपने ईश्वर को, अपने गुरु को याद किया तो अपने गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण प्रस्तुत किया था, कहते हैं। और उसके बाद फिर पूरे विश्व भर में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो वहां पर उन्हें अपने गुरु का वास्तविक एहसास हुआ। तो खैर प्रश्न क्या था कि रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो एक आध प्रश्न में और इससे बनाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं नोट करके, क्योंकि ये प्रश्न अब रामकृष्ण परमहंस जी से होने वाले हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, पूछता है। क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार के या कहीं से भी बन सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें हर पहले फैक्ट क्लियर होना रखता है और उसके अलावा जो भी प्रश्न यहां पर बनने की संभावना रहती है तो वो प्रश्न आ रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम तो गदाधर चट्टोपाध्याय। यह है स्वामी विवेकानंद के गुरु का वास्तविक नाम। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर काली के पुजारी के नाम से पेशवे थे। यहीं पर लिख देता हूं, जो दक्षिणेश्वर एक सामान्य संत थे, काली के पुजारी हुआ करते थे।
दक्षिणेश्वर काली के पुजारी, बंगाल में एक सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और इनसे प्रभावित होकर अंततः कोलकाता के एक मंदिर के जो सामान्य पुजारी थे उनके सामान्य जीवन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपना गुरु माना था। तो रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा प्रश्न न होकर स्वामी विवेकानंद से ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शिष्य ने एक ऐसी छाप छोड़ दी जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्व स्तर पर रख दिया, और उसके जो महत्व था भारतीय संस्कृति की, भारत वेदों और परंपराओं का, उसको सिद्ध करा दिया स्वामी विवेकानंद ने। इसलिए स्वामी विवेकानंद से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो खैर, जो ये सोसाइटी जो स्थापित की गई थी, इसके उद्देश्य आर्य समाज और ब्रह्म समाज के समानांतरी थे। अंतर इतना था कि इन्होंने अपने उद्देश्यों में आपात परिस्थिति के समय सामान्य लोगों की मदद करना और उन्हें जो भी सुविधाएं वो उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य रखा था। इसके अलावा जो प्राचीन भारतीय कुरीतियां थी उनको समाप्त करने के अलावा भारत में जो व्याप्त, भारतीय समाज में जो व्याप्त दोष थे या सती प्रथाएं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त कराना था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। ये सभी संस्थाओं का काम है, चाहे कोई भी संस्था रही। तो खैर, हमारे इस टॉपिक में जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो यहीं पर मैं स्वामी विवेकानंद को कवर करूंगा। स्वामी विवेकानंद, संस्थापक विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में इस संस्था की नींव डाली है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रश्न है हम सब सीक्वेंस वाइज देने वाले हैं। तो सबसे पहला, वैसे जन्म की बात करेंगे तो 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में। 1863 से लेकर 1902, मतलब उनका जो जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के प्रश्न बनेंगे यहां पर। तो मैं एक एक करके प्रश्न रखता हूं। पहला पॉइंट बना देता हूं स्वामी विवेकानंद से। जन्म 12 जनवरी 1863 में। पहला प्रश्न, 12 जनवरी 1863 में उनका कोलकाता में जन्म हुआ था, और नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। अगर जगह पूछेगा तो कोलकाता में यहां पर लिख दूंगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, बचपन का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ये उनके बचपन का नाम था। और फिर विवेकानंद के नाम से कैसे जाने जाने लगे? मैंने कहा कि आध्यात्म में, भारतीय संस्कृति की परंपरा में उनका बहुत अटूट विश्वास था। उसके उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, और फिर उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी दे दिया नरेंद्र नाथ दत्त ने। तो इसलिए जब उन्होंने स्नातक की उपाधि ले ली थी, तो तभी से लेकर उनमें एक व्यापक प्रतिस्पर्धा थी कि यार भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, और भारतीय संस्कृति में जो खास चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करना है, और भारतीय संस्कृति की को विश्व संस्कृति के सामने श्रेष्ठ बनाना है। और ये काम उन्होंने आजीवन किया भी। तो और प्रश्न इनसे संबंधित जो छोटे मोटे प्रश्न बनते हैं, माता पिता, माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों को छोड़ना ठीक नहीं है, और इसलिए विश्वनाथ दत्त पिता का नाम, विश्वनाथ दत्त, ये उनके माता पिता का नाम है। अच्छा, 3 पॉइंट हमारे पास स्वामी विवेकानंद से हैं। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो कहते भी हैं कि अगर सच्चा कर्म है तो मानवता की सेवा करना है, तो हमें मानवता को वहीं ले जाना है। उनकी सोच इस टाइप की थी उस समय में। सोचिए आप, हमें मानवता को वहीं ले जाना है जहां न वेद, न कुरान, न बाइबिल, न ऊंच नीच, न जाति पाति, इन सब से ऊपर मानवता को पहुंचाना है और मानवता के लिए काम करना है। तो इस प्रकार की सोच उनकी थी। इसलिए विश्व मानचित्र पर या विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद ने जो छाप छोड़ी है उनके आध्यात्म की वजह से, उनके राष्ट्रवादी विचारों की वजह से, इसलिए उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता भी माना जाता है। तो
राजा खेतड़ी, जो कि राजस्थान के खेतड़ी के एक राजा थे, राजा खेतड़ी के कहने पर ही उनको विवेकानंद की उपाधि मिली थी। कभी प्रश्न पूछता है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो राजा खेतड़ी ने। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नेतृत्व की बात आई तो स्वामी विवेकानंद का नाम था सबसे पहले। और स्वामी विवेकानंद एक सामान्य परिवार से थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को ले जाना बड़ी चुनौती थी। इसलिए उससे पहले जब वो भारत का भ्रमण कर रहे थे सत्य की खोज के लिए या ज्ञान की खोज के लिए, तो उसी दौरान उन्हें राजा खेतड़ी से संपर्क हुआ, राजस्थान में खेतड़ी के राजा। तो उन्हीं के कहने पर या उन्हीं के बाद उनको विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बना देते हैं, राजस्थान के राजा खेतड़ी ने नरेंद्र नाथ दत्त को, इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त को, विवेकानंद की उपाधि दी थी, विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो प्रश्न हमें स्वामी विवेकानंद से बनने लगे काफी। इसके बाद फिर धीरे 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 विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गए स्वामी विवेकानंद। और उत्तराखंड के संदर्भ में बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद ने 1890 में पहली बार अल्मोड़ा उत्तराखंड की यात्रा की थी। और फिर इसके बाद धीरे धीरे कई बार, यानी 3 बार लगभग अल्मोड़ा की यात्रा की है उन्होंने। और कई बार ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति उन्हें यहीं से हुई है, यानी उत्तराखंड से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर सबसे पहले अल्मोड़ा की यात्रा, तो नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, 1890 में विवेकानंद ने पहली बार अल्मोड़ा की यात्रा की थी। अल्मोड़ा किया, इसके बाद भी 1892 भी लिखता है कहीं पर, इसके बाद भी वो अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड की यात्रा पर आए। और फिर 1897 में भी उन्होंने अल्मोड़ा की यात्रा की थी। जब 1897 में अल्मोड़ा की यात्रा की थी तो उस समय तो बहुत विश्व पटल पर काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुके थे स्वामी विवेकानंद जी। और अल्मोड़ा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो बीच में ही उनके भाषण को रोक दिया गया था। तो लेकिन उससे पहले वो शिकागो, पेरिस, कहीं भी विश्व धर्म सम्मेलन को बहुत बार संबोधित कर चुके हैं और तूफानी हिंदू के नाम से फेमस हो गए थे। तो जो भी प्रश्न उनसे संबंधित बन रहे हैं, तो 1890। अब आगे बढ़ रहे हैं हम 1893 में शिकागो यूएसए, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। विश्व धर्मों की एक संसद थी, विश्व धर्मों की संसद या विश्व धर्म सम्मेलन कहीं पर लिखता है। 1893 में शिकागो के विश्व धर्मों की संसद को संबोधित किया था, संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका के शिकागो में भारतीय संस्कृति के नेतृत्वकर्ता के रूप में गए थे और विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां पर वो लिखते हैं कि उन्हें सच्चे गुरु के दर्शन कब हुए, कि जब इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो पहुंचे तो उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये ऐसा मौका था जब किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्हें बोलने का मौका मिल रहा था। तो कहते हैं कि वो काफी नर्वस थे इस प्रकार की कंडीशन को देखते हुए। कई बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें लगता कि यार अंतरराष्ट्रीय मंच को संबोधित करना, और फिर विश्व धर्म की संसद थी तो सभी देशों के वहां पर लोग थे उपस्थित और अपनी अपनी भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे। और काफी फेमस है ये उनका भाषण। और अधिकतर चूंकि वो अंतरराष्ट्रीय संसद थी तो वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो उस दौरान जब उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था और अमेरिकी भाई और बहनों से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, तो उस समय कहते हैं कि उससे पहले मुझे साक्षात रूप में अपने गुरु के दर्शन हुए, तब मुझे लगा कि यार गुरु का महत्व क्या है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि एक साधारण आदमी थे और वो उनके असाधारण व्यक्तित्व से वो तब प्रभावित ज्यादा हुए जब उन्हें उस चीज का एहसास हुआ।
कि अपने गुरु के आशीर्वाद से उनके मुंह से जो शब्द निकलने लगे और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वाहवाही होने लगी और तूफान हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वही वो अंतर्राष्ट्रीय भाषण था शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, पहली बार जब उन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। और फिर 1893 के बाद तो धीरे धीरे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उन्हें जाने का मौका मिल गया और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों को संबोधित करने का मौका मिल गया उनको। तो स्वामी विवेकानंद 1893 में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे कई बार उन्हें यूरोप के और फिर अमेरिका के राष्ट्रीय मंचों में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जाने का मौका मिला। तो तभी वहीं पर 1897 में उन्होंने, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, 1897, कहीं पर 96 भी लिखता है ऐसे, 1897 में न्यूयॉर्क यूएसए, 1897 में न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। मतलब भारत से बाहर वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने काम किया। कैसे वेद श्रेष्ठ हैं, भारतीय संस्कृति और साहित्य कैसे श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर कई जगह उनकी परीक्षाएं भी होती थी। अपने छोटे मोटे अनुभवों को शेयर करते थे वो, कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो गए थे तो भारत की जो भगवत गीता थी उसे सबसे नीचे रखा गया था, कहते हैं। और फिर पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा जाता था कि आप तो कहते हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है, वैदिक साहित्य परंपराएं तो महान है, यानी भारत की शिक्षा का तो विश्व स्तर पर परचम लहराता है, तो लेकिन कैसे आप फिर ऊपर से आपकी जो भगवत गीता है, जो आपकी पवित्र बुक है, वो सारे पुस्तकों से या सारे धर्म ग्रंथों से सबसे नीचे रखी गई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भारतीय शिक्षा और साहित्य का महत्व तो था, लेकिन भारत देश का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना ज्यादा नहीं था। तब उनका कहना था कि भारत ही वो देश है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को अपने ऊपर सहन कर सकता है। भारतीय वह देश है जो सभी धर्म को एक साथ लेकर चलता है। भगवत गीता सबसे ऊपर होने के बावजूद भी, सारे देशों के सामूहिक प्रयासों के बावजूद भी, सबको एक समन्वित प्रयास के तहत सहने की क्षमता रखता है। यानी भारतीय संस्कृति में वो गुण है जो सभी संस्कृति को समेटकर, सभी संस्कृति को संजोकर रख सकती है। तब जाके उनके उत्तर से प्रभावित हुए जो पत्रकार थे, तब धीरे धीरे उनकी प्रतिभा का लोहा लेने लगे। तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को समय समय पर विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सिद्ध किया है। तो स्वामी विवेकानंद वो नाम है। अच्छा, इसके अलावा 1897 की बात बता रहा था मैं आपको। 1897 में ही पुनः अल्मोड़ा की यात्रा हुई थी। अल्मोड़ा की यात्रा की थी उन्होंने, और इस बार अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस हो चुके थे, और फिर भारत अभी परतंत्रता की, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन ही था एक हिसाब से, और खासकर उत्तराखंड में इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं, लोग जागरूक नहीं थे। इसलिए खासकर अल्मोड़ा में, जो कि उन दिनों कुमायूं कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तो वहां पर उनका आना था कि युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को अपने महान विचारों से राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का बीज बोना युवाओं के मनोमस्तिष्क में। तो ये उनका उद्देश्य था। लेकिन उनके भाषण को बीच में ही रोकना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके भाषण को बीच में रोकने का मतलब था कि कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों से कहीं उत्तराखंड के युवाओं में भी जन जागृति और राष्ट्रवाद की भावना न पनप जाए, इसलिए रोक दिया गया। और कहता है कि जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की यात्रा पर थे तो उनके साथ और कौन कौन आया था, तो उसमें मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और उनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता भी साथ थे। तो मैं एक दो प्रश्न और बना देता हूं, नोट करके प्रश्न आ रहा है। विवेकानंद, 1897 की बात है, विवेकानंद के साथ मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू महासभा से जुड़े थे, और दूसरा नाम एनी बेसेंट,
होम रूल लीग आंदोलन चलाने वाली एनी बेसेंट और उनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता ये भी थे, विवेकानंद के साथ भी आए थे, यानी अल्मोड़ा की यात्रा की बात हो रही है। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड मूल की थी, स्वामी विवेकानंद के भाषण से प्रेरित होकर उनकी शिष्या बन गई थी और फिर आजीवन भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए काम किया। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाया गया और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था, जो कि आयरलैंड मूल की थी और आयरलैंड की होम रूल लीग की परंपरा पर भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थी। अच्छा, इसके अलावा जो उनसे प्रश्न बनते हैं, स्वामी विवेकानंद से प्रश्न काफी कुछ लिखा उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, अच्छे विचारों के लिए। प्रबुद्ध भारत उनके द्वारा लिखी गई एक पत्र है। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है, यानी आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता। एक प्रश्न बना देता हूं, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का इस पर कई प्रश्न बने हैं कि किसे आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है या आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता या आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता। या कभी प्रश्न ऐसे मिलेगा, आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहाँ है। हम जब पुनर्जागरण पढ़ रहे थे तब राजा राम मोहन राय से प्रश्न बन रहे थे। तो राजा राम मोहन राय को हमने कहा कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता अगर प्रश्न बने, आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता प्रश्न बनता है तो राजा राम मोहन राय। लेकिन प्रश्न है कि आधुनिक भारत का या आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता, यानी राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता, तो स्वामी विवेकानंद होंगे। आधुनिक भारत का पिता अगर पूछता है तो राजा राम मोहन राय, लेकिन आध्यात्मिक पिता कहेगा तो यानी आधुनिक राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहेगा तो स्वामी विवेकानंद होंगे। दो बातें अलग अलग, प्रश्न अलग अलग। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका में उन्होंने जो किस किया वेदांत सोसाइटी के माध्यम से, वो सब मैं यहां पर रखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं उनसे प्रश्न। विवेकानंद ने अमेरिका में, जब वो अमेरिका रहे, यानी 1897 में जब उन्होंने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, उसके माध्यम से वेद और मतलब आधुनिक उपनिषदों का प्रचार प्रसार खूब किया। वहीं पर उन्होंने अपने भाषणों के संग्रह, पूरे जितने भी उन्होंने भाषण दे रखे थे, चाहे वो पेरिस में था या कहीं भी, उनका एक संग्रह मतलब बनवाया और एक राजयोग तथा राजयोग के नाम से उन्होंने अमेरिका में, विवेकानंद ने अमेरिका में अपने भाषणों का संग्रह, अपने भाषणों का संग्रह राजयोग, तो उनके भाषणों का संग्रह हो जो उन्होंने अमेरिका में लिखा था एक हिसाब से, तो और इंग्लैंड में उन्होंने ज्ञान योग नाम से संकलित किया था, तथा इंग्लैंड में अपने भाषणों का संग्रह, इंग्लैंड में ज्ञान योग, इंग्लैंड में ज्ञान योग नाम से संकलित किया था। मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न है एक हिसाब से, बहुत ज्यादा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें आपको डिटेल मिलेगा, एक सीक्वेंस भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पर चूंकि हमें बहुत सारा फैक्ट भी देना होता है और थोड़ा एनसीईआरटी से भी जोड़ना होता है, या फिर मेंस के क्वेश्चन को भी कवर करना होता है, कैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता और या भारतीय वेद और परंपराओं को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया था। तो विवेकानंद ने अपने भाषणों का संग्रह अमेरिका में किस नाम से प्रकाशित किया, तो राजयोग नाम से।
और इंग्लैंड में किस नाम से प्रकाशित किया? तो ज्ञान योग नाम से। तो राजयोग और ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संग्रह है, जिसको उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में अलग अलग देशों में संकलित किया था। यह प्रश्न बनता है उनसे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में 1902 में उन्होंने हमारे उत्तराखंड में मायावती आश्रम की नींव भी डाली थी, और इसके अलावा यहां पर अद्वैत आश्रम की स्थापना की, मायावती आश्रम। और कहते हैं कि योग पर लिखी गई उनकी पुस्तक, और भी पुस्तकें उनकी योग पर, खासकर योग पर लिखी गई पुस्तकें, स्वामी विवेकानंद की योग पर लिखी गई पुस्तकें आने वाली हैं। तो यहां पर जो नाम यहां पर हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मतलब उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें या किसी भी क्षेत्र में जो उन्होंने लिखी, या भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, अथवा मतलब योग पर लिखी गई उनकी पुस्तकें कहीं न कहीं काफी फेमस रही। भक्ति योग, ये उनकी योग पर लिखी गई पुस्तकें हैं। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं स्वामी विवेकानंद से प्रश्न, नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं। विवेकानंद ने अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है, और बाद में तो प्रबुद्ध भारती नाम से उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, और लेकिन जो प्रबुद्ध भारत है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, यह पत्रिका है, तथा बांग्ला भाषा में उद्बोधन, तथा यहीं पर लिख देता हूं, बांग्ला भाषा में उद्बोधन। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण था कि विवेकानंद ने अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत तथा बांग्ला भाषा में उद्बोधन नामक पत्रिका या नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। और फिर बाद में प्रबुद्ध भारती और उद्बोधन नाम से समाचार पत्र भी निकालते थे। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट बना के। विवेकानंद प्रबुद्ध भारती, या ऐसे प्रबुद्ध भारतीय, मतलब वहां पर प्रबुद्ध भारत है, ध्यान रखना आपको, और यहां पर प्रबुद्ध भारती है, प्रबुद्ध भारती, तथा उद्बोधन ऐसे रहेगा, उद्बोधन नाम से, उद्बोधन नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे। तो दो बातें अलग अलग थी, लेकिन नाम एक जैसे लग रहे होंगे आपको। तो उद्बोधन और प्रबुद्ध भारती यहां पर, और जहां पर हमने कहा कि जहां पर हम प्रबुद्ध भारत कह रहे थे, सॉरी, इसमें प्रबुद्ध भारत कह रहे थे और यहां उद्बोधन, सेम नाम था, लेकिन यहां प्रबुद्ध भारत है जो उनका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पत्र है, यानी ये पत्रिकाएं हैं, जबकि वो समाचार पत्र थे, यानी दो बातें अलग अलग। अच्छा, स्वामी विवेकानंद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने योग के लिए भी काम किया था, और फिर 1902 में उत्तराखंड में मायावती आश्रम की नींव डाली थी। 1902 में उत्तराखंड आज के हिसाब से चंपावत चला गया। चंपा पहले अल्मोड़ा का पार्ट था, चंपावत में मायावती आश्रम, चंपावत में मायावती आश्रम की नींव डाली थी। 1902 में चंपावत में मायावती आश्रम की नींव डाली थी। अद्वैत आश्रम के नाम से भी फेमस है, यानी अपने आध्यात्मिक जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने अल्मोड़ा में भी बिताया, यानी उत्तराखंड में बिताया था।
तो उनकी सोच, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सोच या प्रबुद्ध सोच थी, कहते थे कि जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षा पाकर उन पर कोई ध्यान नहीं देता। इस प्रकार की सोच रखने वाले स्वामी विवेकानंद। आज हमारे देश को आवश्यकता है ऐसे युवाओं की जो लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियां रखते हैं। हमें मानवता को वहीं ले जाना है जहां न वेद, न कुरान, न ऊंच नीच, न भाई भतीजा, न जाति प्रथा, इन सब से ऊपर ले जाना है। तो देश की साधारण जनता के लिए काम करने वाले स्वामी विवेकानंद और एक साधारण सोच रखने वाले स्वामी विवेकानंद 1902 में बहुत ही अल्प आयु में, यानी बहुत ही कम वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया था। तो यहीं पर मैं नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं। मृत्यु 1902 में बेलूर मठ, कोलकाता। यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न है। कहते हैं कि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूं जो साधारण आदमी में रहता है, जो हमारे घरों के चूल्हे में रहता है, जो एक साधारण आदमी के मनोमस्तिष्क में रहता है। उस प्रकार के ईश्वर की मैं कल्पना करता हूं, और वो ईश्वर सभी की आत्माओं से की आत्मा है और सबसे ऊपर रहता है। तो ये था स्वामी विवेकानंद। तो इससे लग रहा होगा कि स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म, योग और भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपरा को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। और अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने रामेश्वर, यानी तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी उनसे संबंधित एक विवेकानंद रॉक गार्डन है। कभी एक और प्रश्न बनाते हैं, अगर पूछता है कि विवेकानंद रॉक गार्डन कहां है, विवेकानंद रॉक गार्डन, तो यह है आपके रामेश्वरम में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। प्रश्न खाली रॉक गार्डन नहीं है, विवेकानंद रॉक गार्डन है। तो यह प्रश्न स्वामी विवेकानंद से। और फिर इसी संदर्भ में जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव डाली तो अपने उद्देश्यों को एक सामाजिक रूप दे दिया कि वो समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे और आध्यात्म और योग के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, और ये थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, जिनके उद्देश्य कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खाते थे। जैसे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती, वैसे ही रामकृष्ण मिशन सोसाइटी और स्वामी विवेकानंद, ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं आपके सामने हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो इनके अंतर्गत हमें 2-3 व्यक्तित्व को कवर करने का मौका मिला, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कई काम किए, राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के लिए काम किए, स्वराज स्वशासन जैसे शब्दों को प्रसारित किया। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्म और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। तो ये वो पार्ट है भारतीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसके अलावा हमें आधुनिक इतिहास में और जो चीजें पढ़नी चाहिए, उसमें एक थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर करूंगा तो उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी और ऐसी संस्थाएं जो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए काम कर रही थी, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। तो अन्य सामाजिक संगठनों में हमें मुस्लिम सामाजिक संगठन भी पढ़ने हैं। अलीगढ़ आंदोलन कैसे हुआ था सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ये सब पढ़ने। तो इससे पहले एक और संस्था हमें, तो नेक्स्ट संस्था का नाम डालता हूं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में या भारत के पुनर्जागरण में कहीं न कहीं थियोसॉफिस्ट सोच रखने वाले या थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों का भी अहम योगदान रहा है। अब पूछता है स्थापना कब हुई, दूसरा संस्थापक कौन थे, किन लोगों ने, आखिर थियोसॉफिस्ट का मतलब क्या होता है, और किन किन धर्मों के प्रति इनका झुकाव था, लगाव था, और किन धर्मों से थोड़ा दूर रहते थे। अच्छा, इसके अलावा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव किसने डाली, या भारत में इसके प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किसने किया, और फिर इस संस्था के माध्यम से भारत में कोई सुधार कार्य हुआ तो वो। तो सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैंने कहा था कि भारत के इतिहास में 1875 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी कहा था, क्यों, क्योंकि इस समय आर्य समाज की भी स्थापना हुई है। ये दूसरी सोसाइटी है जिस समय ये बनी थी।
अब आर्य समाज 1875 बंबई था, और यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत औपनिवेशिक शासन की नींव नहीं पड़ रही थी भारत में, कुछ ऐसे प्रबुद्ध भारतीय या विदेशी लोग भी भारत में आ रहे थे जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से काफी प्रभावित थे, खासकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित थे। तो ऐसे वो लोग जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, इनके संस्थापक के नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। संस्थापक MS अलकाट, न्यूयॉर्क यानी अमेरिकी बात हो रही है, तो MS अलकाट और HP ब्लावेत्स्की जिनके दो महत्वपूर्ण संस्थापक माने जाते हैं। HP ब्लावेत्स्की जो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से काफी प्रेरित थे, खासकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो बातें कही गई उनसे प्रेरित थे लोग। और ये अमेरिकी सेना अफसर है MS अलकाट, जबकि एक रूसी महिला थी HP ब्लावेत्स्की, एक रूसी महिला यानी समाज सुधारक HP ब्लावेत्स्की। और जो MS अलकाट हैं एक अमेरिकी सेना ऑफिसर हैं, USA के थे, एक सेना ऑफिसर रहे हैं। ये दो बड़े नाम जिन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 में इस संस्था की नींव डाली थी। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय संस्कृति और श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित होने वाली एक संस्था थी, और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी नींव डाली। तो इसका उद्देश्य क्या रहा था, या इन्होंने क्यों ये स्थापना की थी, वो लिख देता हूं। भारतीय संस्कृति और परंपरा से प्रेरित होकर इस संस्था का गठन हुआ था। पहला कारण तो यह है। अब इस संस्था के माध्यम से तो उनका यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रेरित किया जाए, प्रसारित किया जाए, तो भारतीय संस्कृति जिसमें अहिंसा की बातें हैं, सत्य की बातें हैं, या प्राचीन परंपराओं को या शिक्षा और वैदिक शिक्षा खासकर इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये संस्था बनाई थी। अच्छा, उद्देश्य था खासकर हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म से प्रेरणा लेना। उद्देश्य में मेल उद्देश्य ये था वैसे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, जो उसके सही विचार हैं, उससे प्रेरणा लेना और उसका या उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना, यह था इसका मूल उद्देश्य। मतलब कहीं न कहीं हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या पारसी धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको ले जाकर विश्व के लोगों को समझाना, विश्व के लोगों को देना कि कैसे भारतीय संस्कृति में बौद्ध और हिंदू धर्म परंपराओं में कुछ अच्छी बातें हैं, उनसे कैसे लोग प्रेरित सकें। ये इस संस्था का उद्देश्य था। तो मान के चले कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं से प्रेरित होने वाले लोग हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग किन धर्मों से प्रभावित नहीं थे, या उन्होंने किन धर्मों को माना। तो मैं प्रश्न, चूंकि ये तो नॉर्मल प्रश्न थे, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो दिक्कत करते हैं। तो बात थी कि किस धर्म से प्रेरित हैं, हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म से। तो किससे प्रेरित नहीं थे, प्रश्न ये है। या फिर किन धर्मों से अच्छी बातों का संग्रह उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इस्लाम या किन धर्मों का उसने विरोध किया। विरोध का अगर बात की जाए तो इस्लाम धर्म,
मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस धर्म का विरोध किया, अगर प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं पूछता इस टाइप के प्रश्न को, मतलब किन धर्मों से प्रभावित नहीं थे पूछता है, तो इस्लाम धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म को क्योंकि कुछ ज्यादा ही अहिंसा की बातें थी और जिसको स्वीकार करना एक सामान्य लोगों के बस का होता नहीं था, इस वजह से इस्लाम धर्म तो आपको पता ही है, तो इन धर्मों से ज्यादा वो प्रभावित नहीं थे, बल्कि केवल 3 धर्म से प्रभावित थे। तो अब प्रश्न आपका और अच्छा बन जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म में जो अच्छी बातें थी उनको विश्व स्तर पर देना, उनको विश्व स्तर पर प्रचारित करना, जबकि इस्लाम और जैन धर्म से वो प्रभावित नहीं थे। स्थापना 1875 में एमएस अलकाट, जो कि एक अमेरिकी सैन्य अफसर थे, और दूसरा एचपी ब्लावेत्स्की, जो कि एक रूसी समाज उत्थान के लिए काम करने वाली महिला थी। अच्छा, भारत की बात की जाए तो भारत में स्थापना की, क्योंकि प्रश्न तो भारत के संदर्भ में क्या रहे, या भारत में इसकी स्थापना कहां हुई, किसने की। अब जब इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है तो वहां पर एमएस अलकाट या एचपी ब्लावेत्स्की जैसे लोग हैं, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। उद्देश्य भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और परंपरा के आध्यात्मिक विचारों को दुनिया को देना था। तो इसीलिए भारत आना तय था, क्योंकि भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे लोग। तो 1882 में 1882 में अगर भारत में इसकी स्थापना पूछेगा तो 1882 में कहां पर, मद्रास में। मद्रास यानी चेन्नई, मद्रास के आरडीआर में इनका मुख्यालय था। बहुत प्रश्न पूछता है इसको कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां था, तो मद्रास में था, मद्रास के आरडीआर में था। और आरडीआर का नाम पूछ देता है कभी कभी, तो प्रश्न ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आरडीआर ने देखिए केवल मद्रास पूछता है, तो लेकिन चेन्नई के पास ये जगह थी 1882 में। अच्छा, यहां पर स्थापना जब इसकी हुई थी तो संस्थापक कौन था पूछेगा, भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने वो 2 नाम दे दिए, वही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में आरडीआर में स्थापित कर दिया गया था। और लेकिन कहते हैं कि जब भारत में स्थापित हुआ था तो इसमें भी एमएस अलकाट और एचपी ब्लावेत्स्की थे ही, लेकिन बाद में एमएस अलकाट की मृत्यु हो गई। तो वही 2 नाम आने चाहिए यहां पर भी, खासकर एमएस अलकाट का और एचपी ब्लावेत्स्की का। एचपी ब्लावेत्स्की, तो यानी भारत में भी संस्थापक ये माना जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि कहते हैं कि 1897 के आसपास एचपी ब्लावेत्स्की की मृत्यु होगी, सॉरी एमएस अलकाट, एमएस अलकाट भारत में जब मुख्यालय खोला गया तो उसके बाद 1897 में एमएस अलकाट की मृत्यु हो गई, जो भारत में भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब 1897 में ही एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। भारत की बात हो रही है। तो 1897 में एनी बेसेंट, जो खुद आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड मूल की थी, एनी बेसेंट को अब जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसकी जिम्मेदारी लेने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज उत्थान के लिए काम कर रहा था। इसलिए 1897 में एमएस अलकाट की मृत्यु होते ही मतलब एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया, इसका भारत में अध्यक्ष बना दिया गया। अब समाज उत्थान का मतलब केवल भारतीय संस्कृति परंपरा या बौद्ध धर्म परंपराओं के विकास के लिए काम करना नहीं था, बल्कि शिक्षा के लिए भी काम करना था। और इसी संदर्भ में एनी बेसेंट ने 1898 में, प्रश्न अच्छे हैं, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल मतलब एनी बेसेंट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव डाली गई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव डाल दी गई। हमने हिंदू कॉलेज की बात की तो सबसे पहले 1817 में आया था, राजाराम मोहन राय और डच घड़ीसाज डेविड हेयर ने कोलकाता हिंदू कॉलेज की नींव डाली थी सबसे पहली बार, वहां पर हमने सुना था। अब यहां पर भी 1898 की बात की जाए तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव पड़ गई और बाद में यही फेमस हो गया 1916 में
सेंट्रल कॉलेज की नींव डाल दी गई, तथा यहीं पर जोड़ देता हूं 1916 में इसे, मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज को, इसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें मदन मोहन मालवीय जैसे लोग जुड़ गए, BHU के नाम से जाना जाने लगा। मतलब BHU का पुराना नाम क्या था अगर प्रश्न पूछे तो, अगर प्रश्न पूछे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था, तो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, वास्तव में इसके संस्थापक सदस्यों में एनी बेसेंट का नाम आना चाहिए। लेकिन जब 1916 में इसे BHU नाम दिया गया तो तब भारत में लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड था। 1916 में भारतीय वायसराय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या 1897 में तो कंपनी समाप्त हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो भारत में नेतृत्व कर रहा था 1857 के बाद, वो वायसराय थे। तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, और फिर लास्ट में लॉर्ड हार्डिंग के बाद 1916 के बाद वायसराय चेंज हो गया। लेकिन इस समय BHU की स्थापना के समय 1916 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के नाम से जो फेमस था। तो खैर BHU नाम कब बना, तो 1916 में। यहां पर उसके पहले कुलपति के रूप में मदन मोहन मालवीय को चुन लिया गया, इसलिए मदन मोहन मालवीय का नाम आ जाता है। किसने की, तो ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, मदन मोहन मालवीय। ये BHU से जुड़े हुए पहले कुलपति थे, तो इस वजह से इनका नाम आता। लेकिन ये स्थापना कहीं ना कहीं इस संस्था के माध्यम से हो रही है, और इसमें एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की डिटेल हमारे पास है कि भारत में क्या क्या हो, और फिर थियोसॉफिस्ट का मतलब इस प्रकार की सोच रखने वाले जो कहीं ना कहीं हिंदू, पारसी और बौद्ध परंपराओं से प्रेरित थे और समाज उत्थान के लिए काम करने वाले लोग थे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग जुड़े थे, और भारत में इसका संस्थापक कौन था, और भारत में इसका मुख्यालय कहां था, तो ये प्रश्न हमारे पास सामने है। तो ये थे हमारी दो संस्थाएं जो काम कर रही थी, यानी भारत के पुनर्जागरण में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जिनका योगदान रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक।